नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने राजनीति में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। सरकार ने आज लोकसभा में वो बिल पेश कर दिया जिसमें यह प्रोविजन है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति किसी मामले में 30 दिन के लिए जेल जाता है तो उसकी कुर्सी खुद ब खुद चली जाएगी। क्योंकि अभी तक कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर किसी गंभीर इल्जाम में किसी सरकार का मुखिया या कोई मिनिस्टर जेल जाता है, लंबे वक्त तक जेल में रहता है, उसे कोर्ट से जमानत भी नहीं मिलती और वो इस्तीफा भी नहीं देता, तो ऐसे में क्या किया जाए। जेल में बंद मुख्यमंत्री या मंत्री को कोई बर्खास्त नहीं कर सकता, कोई कोर्ट उसे पद से हटा नहीं सकता। सवाल यह भी था कि क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है? क्या जेल में बैठकर मंत्रालय का कामकाज निपटाया जा सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब इस बिल में दिया गया है जो आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया। क्योंकि इस तरह के बदलाव के लिए संविधान में संशोधन करना होगा, इसीलिए इस बिल को 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का नाम दिया गया है। इस बिल को दोनों सदनों में 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास करना होगा। लेकिन आज जब बिल सदन में पेश हुआ उस वक्त विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सवाल यह कि विपक्ष को इस कानून पर क्या एतराज हो सकता है? क्या विपक्ष चाहता है कि दागी मुख्यमंत्री भी कुर्सी पर बैठा रहे, जेल में बैठकर सरकार चलाता रहे? विपक्ष के विरोध के तर्क क्या हैं? सरकार ने इसका क्या जवाब दिया? आज विपक्ष की तरफ से अमित शाह पर कैसे पर्सनल अटैक किया गया और अमित शाह ने कैसे करारा जवाब दिया, यह सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले यह बता देता हूं कि अमित शाह ने जो 3 बिल आज पेश किए उनके खास प्रोविजन क्या है। आज अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए। विपक्ष की नारेबाजी के बीच अमित शाह ने कहा कि इन बिल्स के पास होने के बाद कोई भी जेल से सरकार नहीं चला सकेगा। ये बिल जब कानून बन जाएंगे तो प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ केंद्र और राज्यों के मंत्रियों की जवाबदेही तय हो जाएगी। जनता को साफ सुथरी, करप्शन फ्री और ट्रांसपेरेंट सरकार मिलेगी। असल में इन बिल्स में यह प्रोविजन है कि अगर किसी नेता के खिलाफ ऐसे आरोप में मामला दर्ज होता है जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो, तो आरोप लगने के बाद अगर वो व्यक्ति 30 दिन तक जेल में रहे तो फिर वो चाहे प्रधानमंत्री हो, राज्य का मुख्यमंत्री हो, केंद्र में मंत्री हो, राज्य में मंत्री हो, यूनियन टेरिटरी में मिनिस्टर हो, तो उसे तुरंत इस्तीफा देना होगा। और अगर वो रिजाइन नहीं करता तो राष्ट्रपति या राज्यपाल उसे बर्खास्त कर देंगे। इन बिल्स में यह प्रावधान भी है कि अगर हटाए गए मुख्यमंत्री या मंत्री बाद में बरी हो जाते हैं या उन्हें कोर्ट से जमानत मिल जाती है तो वो फिर से मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकते हैं। अभी तक आमतौर पर यह होता था कि जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री किसी मामले में अरेस्ट होते थे तो वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को भी जब ईडी ने गिरफ्तार किया, वो जेल जाने के बाद भी मंत्री बने रहे और कोई उन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं कर सका, क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। इसी कमी को दूर करने के लिए मोदी सरकार अब यह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाई है ताकि अब कोई जेल से सरकार न चला सके। अमित शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान में 39th संशोधन करके प्रधानमंत्री को किसी भी कानूनी कार्रवाई के दायरे से बाहर कर दिया था। लेकिन नए अमेंडमेंट बिल में प्रधानमंत्री को भी इसके दायरे में रखा गया है, यानी प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर मंत्री, अब कानून के सामने सब बराबर होंगे। दागदार होने पर सबको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। हालांकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और टीएमसी समेत सभी विरोधी दलों ने इस बिल का जबरदस्त विरोध किया। मनीष तिवारी, केसी वेणुगोपाल, धर्मेंद्र यादव, कल्याण बनर्जी, शताब्दी रॉय और विरोधी दलों के तमाम सांसदों ने कहा कि सरकार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए हड़बड़ी में यह बिल लेकर आई है। उन्होंने कहा कि यह बिल संविधान के खिलाफ है। इसका मकसद राज्यों में
विपक्षी दलों की सरकारों को गिराना है। इससे कानून के बुनियादी उसूल इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का वायलेशन होता है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद वेल में आ गए। ममता बनर्जी की पार्टी और कांग्रेस के कुछ सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ फेंकी। इसी हंगामे के बीच कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार यह दावा कर रही है कि यह बिल राजनीति में नैतिकता को बढ़ावा देगा, मॉरलिटी को लाएगा, लेकिन अमित शाह जब खुद गुजरात के होम मिनिस्टर रहते हुए अरेस्ट हुए थे तब उनकी मॉरलिटी, उनकी नैतिकता कहां चली गई थी। क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने व्यक्तिगत हमला किया तो अमित शाह ने बिना देर के तुरंत जवाब दिया। अमित शाह ने कहा, जिन आरोपों के आधार पर कांग्रेस की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया था, उन इल्जामों को कोर्ट ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहकर उन्हें बाइज्जत बरी किया। लेकिन जैसे ही उन्हें अरेस्ट किया गया था, उन्होंने उसी वक्त जेल जाने से पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था और तब तक कोई संवैधानिक पद नहीं लिया जब तक वो कोर्ट से बरी नहीं हो गए। Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। हालांकि विरोधी दलों के नेताओं की टेंशन अलग है, अलग किस्म में डर है। विरोधी दलों को लगता है कि इस तरह का कानून बनाकर बीजेपी विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने का इंतजाम कर रही है, ताकि किसी भी विपक्षी दल के मुख्यमंत्री या मंत्री को फर्जी केस में गिरफ्तार कराकर उस राज्य की सत्ता पर काबिज हो जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि असल में ये बिल्स भारत में लोकतंत्र के खात्मे की शुरुआत है, जिसमें कानून के ड्यू प्रोसेस को खत्म करके अदालत के फैसले से पहले ही किसी को दोषी घोषित कर दिया जाएगा। गवर्नर्स के पास बेहिसाब अधिकार होंगे, जांच एजेंसियों का राज आ जाएगा। वो बीजेपी के इशारे पर किसी भी विपक्षी सीएम को गिरफ्तार करके उसकी सरकार गिरा देगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी आज वैसा ही भारत बना रहे हैं जैसा हिटलर ने जर्मनी का हाल किया था। ओवैसी ने कहा यह बिल भारत को पुलिस स्टेट में तब्दील कर देगा। आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। और प्राइम मिनिस्टर ये उसमें उस बिल में कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिल में कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट करेगा। अरे भाई, संविधान में हमने लिख दिया कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा, गवर्नर को आप इख्तियार दे रहे हैं, गवर्नर आप अपॉइंट करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है। इन तीनों बिलों के जरिए एजेंसीज को फ्री रन मिल जाएगा कि वो खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री को हटाना है तो असेंबली में हटाते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि BNSS में इतने ऐसे सेक्शंस हैं कि किसी को भी आप एक सेक्शन लगा दीजिए 5 साल के ऊपर का, तो लाजमी है वो 30 दिन के अंदर BNS में यह है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं।
ये कहना ठीक नहीं है कि जेल जाने पर अगर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया तो उसकी सरकार गिर जाएगी। हमारे सामने हेमंत सोरेन का एग्जाम्पल है। उनके खिलाफ करप्शन के इल्जाम लगे, नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दिया, जेल चले गए, इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह उनके साथी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। दिल्ली में भी अगर केजरीवाल इस्तीफा दे देते तो वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, और ये उन्होंने जेल से आने के बाद किया। जेल के भीतर रहते करते तो और अच्छा होता। कांग्रेस ने 130वें अमेंडमेंट बिल को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ बताया। मनीष तिवारी ने कहा कि यह बिल पास हो गया तो देश में तानाशाही आ जाएगी, बीजेपी जिसको चाहेगी दागी बताकर सत्ता से बाहर कर देगी, फिर चाहे अदालत उसे मुजरिम माने या ना माने। भारत का संविधान जो कानून का राज है वो ये कहता है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। और ये जो फंडामेंटल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस टिल प्रूवन गिल्टी, इट स्टैंड्स दैट प्रिजम्पशन ऑन इट्स हेड. It is destructive of the basic structure of the Constitution for the simple reason because its potential for misuse of state instrumentalities is enormous. It is violative of Article 21 of the Constitution of India, which is the due process clause. It throws constitutional principles like collective responsibility of the cabinet to the legislative assembly to the winds. And last of all, FIR, उसके बाद जांच, उसमें चाहे गिरफ्तारी, उसके बाद आरोप पत्र दाखिल करना, दिस इज एब्सोल्युटली नो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट. आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आफ्टर चार्जेस आर फ्रेम्ड, देन ओनली डू यू प्लीड नॉट गिल्टी. सो व्हाट आर वी टॉकिंग आउट हियर? यू आर फंडामेंटली डिस्ट्रॉइंग द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली. लेकिन बीजेपी ने विपक्ष के विरोध को उनकी असलियत का सबूत बता दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा यह बिल भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ करप्शन खत्म करने के लिए लाया गया है, और विपक्ष ने इसका विरोध करके यह साबित कर दिया कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ है। सवाल ये खड़ा होता है कि विपक्ष विरोध किस बात का कर रहा है? नैतिकता का और भ्रष्टाचार। आखिरकार क्या भारतीय राजनीति में अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात और उसके बाद कानून बनाने की बात करते हैं तो विपक्ष इसका विरोध क्यों करता है? आज लड़ाई साफ है, कौन भ्रष्टाचारियों के और भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है वो विपक्ष है, और कौन भ्रष्टाचार मुक्त पॉलिटिकल सिस्टम को करना चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए खड़ी है। और ये विरोध और इस तरह का ओछापन और इस तरह की हरकतें जो सदन के अंदर हुई उसने लोकतंत्र को शर्मसार भी किया और ये भी दिखा दिया कि विपक्ष भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए खड़ा है और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी भी इस बिल का विरोध कर रही है, लेकिन रामगोपाल यादव ने एक अलग तरह की बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद अपनी ही कब्र खोद रही है। जब वो सत्ता से हटेगी तो यही कानून उसके लिए मुसीबत बन जाएंगे, वो सत्ता में फिर कभी लौट नहीं पाएगी। इस गवर्नमेंट में चार्ज न भी हो तब भी सीरियस चार्ज किसी के खिलाफ लगाया जा सकता है और लगाया जा रहा है। झूठे सीरियस चार्जेस में लोगों को बंद किया जा रहा है। अब जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, उनको हटाने के लिए एक दूसरा तरीका ये गवर्नमेंट ला रही है। मतलब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नाम की कोई चीज बची नहीं है, और ये अभी बिल लाने वाले समझ नहीं रहे हैं। जिस दिन जाएंगे दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। इनके इन कर्मों का इनके लोग भी खुद विरोध करने लगे हैं, और संसद से तो अभी आप जानते हो किस तरह से लोग जो हैं मुंह ही नहीं खोल सकते, तो जो लाएंगे सो पास हो जाए। सबके अलग अलग तर्क हैं। तेजस्वी ने इसे एक तीसरा एंगल दे दिया, कहा तीनों नए बिल्स को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए लाया गया है, क्योंकि मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है। इस कानून का डर दिखाकर
बीजेपी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में बनाए रखेगी। ये एक नया तरीका है लोगों को ब्लैकमेल करने का। ये कानून जो है स्पेशली शुरुआत कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू जी के लिए और नीतीश जी के लिए, जो है ब्लैकमेल करने के लिए, डराने के लिए ये कानून जो है लाया जा रहा है। ये लोग जो 400 पार का नारा जो बोलते थे और गिर करके आ गए और दूसरी पार्टियों पे जो मजबूर होना पड़ गया, उसलिए ये तरकीब अमित शाह जी ने निकाला है। लेकिन नीतीश जी पर तो कोई ऐसा कोई मुकदमा नहीं है जिनसे वो डरे। उनके सारे साथियों पर है ना भाई, उनके साथियों से, उनके करीबियों से नीतीश जी तक पहुंचा जा सकता है। भाई आप समझिए, नीतीश जी को डरा के, नीतीश जी को जो सीटें मिलेंगी लिमिट में रहिए, और जो जेडी को टिकट मिलेगा वो बीजेपी के लोगों को एडजस्ट कीजिए उसमें। ये एक बड़ा खेल है और चंद्रबाबू नायडू जी को जो है साइज में रखने के लिए ये कानून जो है लाया जा रहा है। बिहार में पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, जब संविधान बना था तब किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि सत्ता में बैठने वाले गिरफ्तार होने पर भी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है, इसीलिए इस तरह का कानून जरूरी है। क्रिमिनल बिल जो लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है कि जब संविधान बना होगा तब शायद संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा, और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है कि अगर आप पर कोई इल्जाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है, तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहां तक मैं समझता हूं ठीक है। 130वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का सबसे एग्रेसिव विरोध ममता बनर्जी ने किया। लोकसभा में सबसे ज्यादा हंगामा भी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने ही किया। वेल में आकर बिल की कॉपी भी तृणमूल के एमपीज ने ही सबसे पहले फाड़ी। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी पहले ही विपक्षी नेताओं को पकड़ पकड़कर जेल में डाल रही थी। अगर यह बिल पास हो गया तब तो बीजेपी को रोकने वाला कोई नहीं होगा। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को अगर नैतिकता की इतनी ही चिंता है तो वो मोदी सरकार के उन दागी 19 मंत्रियों को क्यों नहीं हटाती जिन पर हत्या और बलात्कार से लेकर क्राइम अगेंस्ट विमेन जैसे गंभीर आरोप हैं। অনিল দেশমুখকে জোর জবরদস্তি মহারাষ্ট্রে জেলে রাখা হলো। হেমন্ত সোরেনকে আপনারা জোর জবরদস্তি অ্যারেস্ট করেছেন। অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আপনারা জোর জবরদস্তি অ্যারেস্ট করেছেন। দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়াকে জোর জবরদস্তি অ্যারেস্ট করেছেন। মহারাষ্ট্রের শিবসেনার সঞ্জয় রাউতকে আপনারা অ্যারেস্ট করে জোর জবরদস্তি সমাজ রেখেছেন। দ্য ডক্টরিন অফ জাস্টিস সেজ ইনোসেন্ট আনটিল প্রুভেন গিল্টি। In BJP's India, it has completely become opposite. A mere 0.13% of conviction rate. The BJP is talking about integrity, transparency. There are 28 ministers in the Modi government, in the current government, in the current cabinet, who has cases against them. And 19 of such ministers face serious charges including murder, kidnapping, and grave crime against women. And they are talking about accountability. It's a constitutional amendment and it needs 2/3 majority in both houses to be passed. You need 2/3 majority in Lok Sabha, you need 2/3 majority in Rajya Sabha. And people stopped them. हालांकि बीजेपी के नेताओं ने विपक्ष की बयानबाजी को दिखावा बताया। संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष के नेता चाहते हैं जेल से बैठकर सरकार चलाएं, लेकिन यह तो संभव नहीं है। संबित पात्रा ने कहा, अगर किसी को लगता है उसके साथ अन्याय हुआ है, उसे गलत आरोप में गिरफ्तार किया गया है, तो कोर्ट जाए, कोर्ट से रिलीफ मिलेगा तो वो अपने पद पर फिर से बैठ पाएगा। संबित पात्रा ने पूछा, क्या विपक्ष को देश की न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है? लालू प्रसाद यादव जी को बचाने के लिए मनमोहन सिंह जी एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, और राहुल गांधी का उस समय का रवैया क्या था आप याद करिए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में
बैठ करके उन्होंने उस ऑर्डिनेंस के कागज को फाड़ करके इस प्रकार से हवा में उछाला था कि मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं और कोई भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति जेल से सरकार नहीं चलाना चाहिए। उस समय के रवैये और आपके रवैये में आज भी कागज फाड़ के फेंका है, और कागज फाड़ के क्या फेंका है कि जेल से सरकार चलनी चाहिए। ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो दो तरीके का सोच है, पहले की सोच दिखावा और अब असलियत, यह हिंदुस्तान देख रहा है कि बहुत स्पष्टतः यह कानून कहता है कि अगर 30 दिन के अंदर आपको रिलीफ मिल जाता है तो आप 31वें दिन आप आके फिर से अपने पीठ पर बैठ सकते हैं, आप फिर से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री बन सकते हैं रिलीफ मिलने पर। क्या आपको देश के कोर्ट्स पे भरोसा नहीं है? क्या आपको सेशन कोर्ट पे भरोसा नहीं है? क्या आपको भरोसा नहीं है हाई कोर्ट पे? क्या आपको भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आपके, अगर आपको लगता है कि आपका अरेस्ट गलत तरीके से हुआ है तो क्या उस पे स्टे नहीं लिया जा सकता? क्या आपको बेल नहीं मिल सकती है? क्या हाई कोर्ट आपको स्टे नहीं दे सकती है? क्या एफआईआर स्क्वैश नहीं हो सकता है अगर आपको लगता है आपके साथ पक्षपात हुआ है? क्यों आप देश के कोर्ट पर भरोसा नहीं करते हैं? आप किसी पे भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि आप भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं। यह देश कभी नहीं सहेगा। यह नैतिकता का विषय है, नैतिकता की लड़ाई है। आप कागज फाड़िए या कुछ भी फाड़िए, देश नैतिकता को फाड़ने नहीं देगा। आज जो बिल पेश हुए उसकी एक बैकग्राउंड है। रिसेंट हिस्ट्री में अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहकर सरकार चलाने की कोशिश की थी। उस समय केंद्र सरकार और कोर्ट हेल्पलेस थे, क्योंकि कानून में किसी को जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहने से रोकने का कोई प्रोविजन नहीं था। असल में शुरुआती दौर में संविधान बनाने वालों ने यह कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नैतिकता का आधार इस तरह दफन हो जाएगा। हैरानी इस बात की है कि विपक्षी दल भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले जनता को इस बात का क्या जवाब देंगे कि कोई मुख्यमंत्री या मंत्री जेल में रहकर सरकार चलाए, मंत्रालय चलाए, फैसले लेता रहे? इसका क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है? यह एक रिफॉर्म है, इसकी जरूरत थी। किसी को भी गिरफ्तार होने पर कुर्सी छोड़नी पड़े, यह अब लाजमी हो जाएगा। आज ममता बनर्जी की सरकार में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज एंड टेक्सटाइल्स मिनिस्टर चंद्रनाथ सिन्हा को कोर्ट से झटका लगा। टीचर भर्ती के घोटाले के केस में कोर्ट ने चंद्रनाथ सिन्हा को सरेंडर होने का आदेश दिया। चंद्रनाथ सिन्हा पर टीचर्स घोटाले में पैसे लेने का आरोप है। पहले इस केस की जांच सीबीआई ने की, फिर ईडी ने इस केस की जांच की। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट को मंजूरी दे दी थी। आज ईडी ने कोर्ट के सामने गवर्नर का कॉन्सेंट लेटर रखा। इसके बाद अदालत ने चंद्रनाथ सिन्हा के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया। चंद्रनाथ सिन्हा को 12 सितंबर से पहले कोर्ट में सरेंडर करना होगा। असल में टीचर भर्ती घोटाले में ईडी की जांच के दौरान आरोपी कुंतल घोष से पूछताछ में चंद्रनाथ सिन्हा का नाम सामने आया, जिसके बाद वो ईडी के रडार पर आ गए। ईडी ने कई बार चंद्रनाथ सिन्हा के ठिकानों पर रेड की। छापे के दौरान उनके घर से 41 लाख रुपए कैश मिला था। जांच एजेंसी को उनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए होने का पता चला। यह रकम 2016 से 2021 के बीच जमा की गई। चंद्रनाथ सिन्हा अभी तक इस पैसे का हिसाब नहीं दे पाए हैं। इस मामले में अब तक ईडी बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी, तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के फॉर्मर अध्यक्ष कुंतल घोष, अर्पिता मुखर्जी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब चंद्रनाथ सिन्हा का नंबर है। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने कहा यह सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। बीजेपी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विरोधी दलों के नेताओं को फंसाने के लिए कर रही है और जनता सब समझती है। भाई ये प्लेबुक से बीजेपी तो 6 साल से रूल फॉलो करके खेल रहा है। So if they don't learn from their mistakes, so be it. If they want to use ED and CBI as political tools and think that people of Bengal can be fooled, so let them live in that fool's paradise and do what they see being right. ये पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी के मंत्रियों पर करप्शन के इल्जाम लगे हों। नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, टीचर्स भर्ती स्कैम में ज्योतिर्मय मलिक,
पार्थ चटर्जी, फिरहाद हाकिम, मदन मित्रा जैसे आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री फंस चुके हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने हर बार अपने मंत्रियों का बचाव किया। नादा स्कैम में फिरहाद हाकिम की गिरफ्तारी हुई, लेकिन ममता ने उन्हें हटाया नहीं। मदन मित्रा नादा स्कैम में अरेस्ट हुए तब विधायक थे, फिर शादा स्कैम में गिरफ्तार हुए तब मंत्री थे, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद भी ममता की सरकार में मिनिस्टर बने रहे। अब ममता की एक और मंत्री पर शिकंजा कसा है। चंदना सिन्हा को कोर्ट ने सरेंडर करने को कहा है। इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, आदेश कोर्ट का है। इसलिए ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि चंद्रनाथ सिन्हा को ममता पद से हटाती हैं या बनाए रखती हैं। आज दिल्ली में एक हैरान करने वाली घटना हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक शख्स ने हमला कर दिया। रेखा गुप्ता को मारा, उनके बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया। हालांकि चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी में तैनात अफसरों ने इस शख्स को तुरंत काबू किया, लेकिन इस हमले में रेखा गुप्ता के सिर, गर्दन, कंधे और पीठ में चोट आई है। हुआ यह कि हर बुधवार को सुबह 7 बजे से मुख्यमंत्री जनता का जो दरबार लगता है, उसमें हमला करने वाला शख्स फरियादी के भेष में मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस पहुंच गया। क्योंकि जनता दरबार में भीड़ होती है, दिल्ली के आम लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर मुख्यमंत्री के पास आते हैं, चीफ मिनिस्टर एक एक करके सबसे मिलती हैं, इसलिए सुरक्षा का ज्यादा तामझाम नहीं होता। इसका फायदा इस शख्स ने उठाया। जिस वक्त रेखा गुप्ता लोगों की समस्याएं सुन रही थी, उस वक्त यह शख्स लाइन में से बाहर निकला और रेखा गुप्ता पर टूट पड़ा। सिक्योरिटी पे तैनात अफसर कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसने रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा, फिर उनके बाल पकड़कर खींचे। अचानक हुए इस हमले में मुख्यमंत्री नीचे गिर गई। सीएम की सिक्योरिटी के जवानों ने मुख्यमंत्री को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हमलावर ने रेखा गुप्ता के बाल नहीं छोड़े। पिटाई के बावजूद उसने रेखा गुप्ता की गर्दन पकड़ ली। पुलिस ने किसी तरह रेखा गुप्ता को इस व्यक्ति के चंगुल से छुड़ाया। मुख्यमंत्री पर अचानक हुए इस हमले से अफरा तफरी मच गई। जन सुनवाई रोक दी गई। जो लोग समस्याएं लेकर आए थे वो मायूस होकर लौटे। जन सुनवाई के लिए आए लोगों ने कहा, जिस तरह से रेखा गुप्ता पर अटैक किया गया, उससे लगता है कि हमलावर कोई शिकायत लेकर नहीं आया था, उसका मकसद मुख्यमंत्री को निशाना बनाना था। मैडम जन सुनवाई कर रही थी, उस समय अचानक एक शख्स था जो लगभग 25 साल के लपेटे में युवक था। उसने मैडम के साथ में जो है पहले बाल पकड़ने की कोशिश करी, उसके बाद में जो है थप्पड़ मारा और पहले थप्पड़ मारा, बाद में बाल पकड़ने की कोशिश बाल पकड़े, उसके बाद वो नीचे गिर गई, तभी चोट लगी मैडम। सीएम साहब के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई थी हमारे सामने, उसके बाद में उसको निकाला गया है यहाँ से बाहर करके, फिर थाने ले गया सिविल लाइन में। वो एक वांछनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारे मुख्यमंत्री के साथ। रेखा जी ने जैसे ही जन सुनवाई के लिए स्टार्ट किया, जो उनका स्वभाव है जन सुनवाई शुरू करने का, तो आए हम वो, तो एकदम से वो लड़का अंदर से झपट्टा मार करके निकला एकदम भीड़ में से, और उसने जो घटना करी है वो सबके सामने। मैं उनके सामने बैठा था और मेरा कुछ ही समय में नंबर आने वाला था उनसे बात करने के लिए, उनकी मीटिंग के लिए, उनको सामने रखने के लिए। और तभी एक इंसान था, उसका उम्र लगभग 32 to 35 था, और उसने मैम पर अटैक किया, जिसने बाल खींचे और शायद उन्होंने थप्पड़ भी मारा। बहुत आवाज़ हुआ वहाँ पर। तो ये अच्छा हुआ कि समय पर सिक्योरिटी ने प्रोटेक्ट कर लिया मैडम को, अदरवाइज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। उसने बाल खींचा पहले तो, फिर शायद थप्पड़ मारा, आवाज़ आया तो थप्पड़ ही मारा होगा शायद। नहीं, मैडम को डायरेक्ट फिर सिक्योरिटी ने पूरा प्रोटोकॉल करके उनको अंदर लेके गए। तो ये अच्छा नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि वो इंसान जो था बहुत मामूली इंसान था, तो उसका इंटेंशन ही अटैक करना था, ऐसा मुझे लग रहा है। 8 बजे से ना ये लाइन में ही था। लाइन में जाने के बाद जैसे ही मैडम के पास गया, एक शख्स छोड़ के दूसरे नंबर पे इसका नंबर था, लाइन में से निकला। इसके एक हाथ में पानी की बोतल थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे किसके हाथ में, और एकदम से इसने मैम साहब सीएम मैम को एकदम से हैवी हो गया, इसने चाटा मारा एकदम, बहुत तेज की आवाज़ आई, समझे। तो वहाँ पे फिर मैम के चोट गए। मैम के पास सिक्योरिटी थी, सुरक्षा थी, जो मैम सेफ है। सिक्योरिटी सुरक्षा ना होने पर मैडम को वो है ना कुछ भी वारदात का अंजाम दे सकता था। अंदर ही पकड़ लिया था इसे, और ये पागल हो गया था एकदम से, जैसे इसने कोई नशा कर रखा हो, कि इस तरीके से इसकी हरकत थी। शुरुआती जांच में इस शख्स ने पुलिस को अपना नाम राजेश भाई साकरिया बताया है। उसकी उम्र 41 साल है, राजकोट का रहने वाला है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री के हमले का मोटिव पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस को शुरुआती जांच में कुछ ऐसे सबूत मिले जो इस तरफ इशारा करते हैं कि हमला प्री प्लान था, पूरी तैयारी के साथ किया गया था, प्लानिंग के साथ किया गया था।
हमले से 24 घंटे पहले राजेश ने मुख्यमंत्री के घर की रैकी की थी। उसके कुछ वीडियोज राजेश के फोन से पुलिस को बरामद हुए हैं। पता लगा कि मुख्यमंत्री पर अटैक करने वाला राजेश संडे को दिल्ली पहुंच गया था। चीफ मिनिस्टर के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से पता चला कि 19 अगस्त को यानी कल राजेश एक रिक्शे से मुख्यमंत्री के घर के पास पहुंचा। उसने रिक्शे वाले को पैसे दिए, रिक्शे वाले से कुछ बात की, फिर किसी व्यक्ति को फोन लगाकर बात करता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद उसने मुख्यमंत्री के घर के बाहर खड़े होकर वीडियो बनाया। कल इसी शख्स ने मुख्यमंत्री के घर के बाहर मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ से पूछा कि वो चीफ मिनिस्टर से कैसे मिल सकता है। स्टाफ ने एक पर्ची में कैंप ऑफिस का एड्रेस राजेश भाई साकरिया को दिया। इस शख्स के फोन से रेखा गुप्ता के घर और कैंप ऑफिस दोनों के वीडियो मिले हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि जिस तरह से हमले के पहले सीएम की मूवमेंट की रैकी की गई वो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। आरोपी सिविल लाइंस के गुजरात भवन में ही रुका, जो कैंप ऑफिस से 800 मीटर की दूरी पर है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि हमला करने वाले शख्स का मकसद मुख्यमंत्री के सामने अपनी प्रॉब्लम रखने का नहीं था। उसके पास कोई दस्तावेज, शिकायत का कोई लेटर, कोई कागज नहीं मिला। उसका मकसद रेखा गुप्ता को चोट पहुंचाने का था। पुलिस द्वारा कौन व्यक्ति था, क्या उसके दिमाग में था, क्या उसकी साजिश थी, वो व्यक्ति पीछे 24 घंटे से रेकी कर रहा था कि वो कैसे मुख्यमंत्री से मिले। वो उनके घर में शालीमार बाग तक भी पूरा वहाँ पे उसने रेकी किया कल, और वो आसपास ही कहीं पर इसी सिविल लाइंस के क्षेत्र में रात उसने गुजारी थी। और आज सुबह जब वो आया तो उसके हाथ में कोई कागज पत्र नहीं था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, और उसने सीधा ही मिलते ही और हमला कर दिया। चोट उनके हाथ में आई है, उनके शोल्डर में आई है और उनके सर में आई है। कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या क्या मामला है ये अभी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस की जांच होगी। सारी तहकीकात के बाद में ही आपको बताया जाएगा। वो व्यक्ति ने मुख्यमंत्री जी के ऊपर में हमला किया, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी को उसने कुछ समय तक नहीं छोड़ा, उनके बाल पकड़ लिए थे और पुलिस ने और आसपास के लोगों ने काफी उसको छुड़वाने की कोशिश करी। किसी तरीके से मुख्यमंत्री जी को छुड़ाया गया। दिल्ली पुलिस ने राजेश साकरिया के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर, सरकारी कर्मचारी पर हमला और सरकारी काम में रुकावट डालने जैसी धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने राजकोट पुलिस से भी कांटेक्ट किया है। राजकोट से पता चला कि राजेश भाई साकरिया का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उसके खिलाफ राजकोट में 5 केसेस दर्ज हुए हैं। हालांकि अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि राजेश भाई साकरिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला क्यों किया, उसकी रेखा गुप्ता से क्या दुश्मनी थी। इस हमले के बाद मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी पर भी सवाल उठे हैं। रेखा गुप्ता को Z कैटेगरी का सिक्योरिटी कवर मिला हुआ है। उनके साथ हर वक्त 20 से 25 हथियारबंद सुरक्षाकर्मी रहते हैं। इसके अलावा आउटर रिंग में दिल्ली पुलिस के जवान होने चाहिए। फिर चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी में इतना बड़ा लैप्स कैसे हुआ? इस सवाल पर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, हमलावर को पता था जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री लोगों से खुलकर मिलती हैं, उस वक्त सुरक्षाकर्मी नहीं होते, इसलिए उसने मुख्यमंत्री पर अटैक करने के लिए जन सुनवाई का वक्त चुना। सिरसा ने कहा, इस हमले का मकसद मुख्यमंत्री को डराना था, उन्हें नुकसान पहुंचाना था। लेकिन रेखा गुप्ता ने कहा कि वो डरने वाली नहीं है, वो दिल्ली के लिए काम करती रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी हजारों लोगों से मिलती हैं। अक्सर आपने देखा है कि वो इस चीज में सुरक्षा को बीच में नहीं आने देती, और एक जनप्रतिनिधि का ये फर्ज भी बनता है कि ज्यादा से ज्यादा जनता को सहूलत देकर मिला जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी की यही कारण मुझे लगता है कि उसके ध्यान में था कि हजारों लोगों को मिलती हैं, बिना किसी सुरक्षा के मिलती हैं, इसी का उसने लाभ उठाने की कोशिश की है। उसके मोबाइल से पुरानी वीडियो मिली है कल की, जो जब वो वहां पर शालीमार बाग गया है, और यहाँ की वीडियो भी मिली है। इससे बहुत बात स्पष्ट होती है कि मकसद जो था वो हमला ही था। जन सुनवाई जारी रहेगी, हर तरीके से पब्लिक को इंटरेक्शन उनकी जारी रहेगी, और दिल्ली के काम किसी सूरत में ही नहीं रुकेंगी। एक महिला मुख्यमंत्री को ऐसा ना माना जाए कि महिला होने के नाते को हमला करेगा तो उनको डराएगा, धमकाएगा, तो
उनके काम में कोई फर्क आएगा। जनसुनवाई भी जारी रहेगी और दिल्ली के विकास के लिए निरंतर हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री एक शेर की तरह काम करेंगी। पुलिस अब राजेश साकरिया के फोन की कॉल डिटेल्स निकाल रही है, जिससे पता लग सके उसने पिछले कुछ दिनों में किन किन लोगों से बात की, क्या बात हुई। उसके सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ये भी पता कर रही है कि क्या दिल्ली में भी उसका कोई कनेक्शन था, क्या कोई उसकी मदद कर रहा था। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना ने रेखा गुप्ता पर हमले की निंदा जरूर की, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, सोचने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री पर हमला हुआ, इस पर पुलिस के बजाय बीजेपी के सारे नेता क्यों बोल रहे हैं, दिल्ली पुलिस चुप क्यों है। अब तक जो देखा जाता था कि इतनी देर में दिल्ली पुलिस के कई होनहार अफसर इस खबर को मीडिया में दे दिया करते थे कि फला आरोपी ने अरविंद केजरीवाल पे इसलिए हमला किया क्योंकि वो इस चीज के लिए उनसे नाराज था। और फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर कहते थे कि अरविंद केजरीवाल से लोग नाराज हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल पे हमला हो रहा है। अब ये खबर दिल्ली पुलिस द्वारा तो नहीं दी जा रही, किन कारणों से नहीं दी जा रही मुझे नहीं मालूम, मगर गुजरात के कुछ रिपोर्टर उस आरोपी की मां के पास पहुंच गए और उनकी माताजी का यह कहना है कि वो जो आरोपी है वो पशु प्रेमी था, डॉग लवर था। मगर हम तब भी किसी भी तरीके के वायलेंस को, हिंसा को जस्टिफाई नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जस्टिफाई किया हिंसा को, अरविंद केजरीवाल के हमले के ऊपर हमले को, मगर हम इसकी जस्टिफिकेशन को नहीं मानते। आपकी मतभेद हो, आपको हिंसा करने का हक नहीं है। शाम होते होते रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर अपनी हेल्थ की जानकारी शेयर की। रेखा गुप्ता ने कहा कि हमले के बाद वो सदमे में थी, लेकिन अब वो बेहतर महसूस कर रही हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि ऐसी कायरा हरकत से वो डरने वाली नहीं है, वो बहुत जल्द काम पर वापस लौटेंगी और दिल्ली के भलाई के लिए दुगनी ताकत के साथ काम करेंगी। अब ये बात तो साफ है कि रेखा गुप्ता पर हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। यह भी क्लियर है कि हमलावर का इरादा सिर्फ प्रोटेस्ट करने का नहीं था, हमला जानलेवा हो सकता था। इसकी असली वजह तो पुलिस की जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी, लेकिन इस घटना का एक साइड इफेक्ट यह होगा कि रेखा गुप्ता अब लोगों से उतना खुलकर नहीं मिल पाएंगी। जब से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, वो लगातार लोगों के बीच में रही हैं, उनका घर और दफ्तर सबके लिए खुला था। अब वो चाहें तो भी सिक्योरिटी के नियम उन्हें लोगों के बीच इस तरह से रहने से रोकेंगे। आज अहमदाबाद से एक दर्दनाक खबर आई। अहमदाबाद के एक स्कूल में 8th क्लास के स्टूडेंट ने 10वीं क्लास के स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि कल दोपहर में जब स्कूल की छुट्टी हुई तो दो छात्रों के बीच झगड़ा हुआ। 8वीं क्लास के छात्र ने अपने कुछ साथियों को बुला लिया और 10वीं के स्टूडेंट पर चाकू से हमला किया और वो वहां से भाग गया। जैसी घटना हुई पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कुछ देर के लिए 10वीं क्लास के घायल बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक काफी खून बह चुका था। डॉक्टर्स ने कोशिश की लेकिन बचाया नहीं जा सका। देर रात बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत की खबर के बाद मैनेजमेंट ने स्कूल में आज छुट्टी डिक्लेयर कर दी, लेकिन सुबह सुबह हजारों पेरेंट्स स्कूल पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। लोगों ने स्कूल में घुसकर तोड़फोड़ भी की, प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल से मुलाकात नहीं हो पाई, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि कोई बच्चा स्कूल में चाकू लेकर कैसे घुसा। कुछ पेरेंट्स का आरोप है कि जब यह घटना हुई उसके बाद आधे घंटे तक घायल बच्चा स्कूल के सामने सड़क पर पड़ा रहा, लेकिन कोई उसे हॉस्पिटल नहीं ले गया। अगर स्कूल के टीचर्स या प्रिंसिपल बच्चे को वक्त पर हॉस्पिटल ले जाते, शायद उसकी जान बच जाती। जब इसको चाकू है जो भी लगा है, 30 मिनट तक बॉडी बाहर पड़ी रही है और 30 मिनट तक उसको कोई उठाया नहीं है, कोई एम्बुलेंस नहीं आई है, और यहाँ की जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी बदमाश है। उन्होंने पानी से धो डाला है, यहाँ से ब्लड निकला है, सब पानी से धोया हुआ है। इनकी सिक्योरिटी गार्ड भी इनसे मिली हुई है। स्कूल प्रशासन की तरफ से प्रिंसिपल खुद कल दोपहर से लापता है।
पेरेंट्स की मांगनी है कि प्रिंसिपल खुद हाजिर आए, आके जवाब दे। लेकिन कल जिस टाइम पे छोकरे का मर्डर हुआ है उस टाइम पे आधा घंटा तक लड़का स्कूल के कंपाउंड में पड़ा रहा। स्कूल ने कोई 108 नहीं बुलाई कि उसको उठा के कोई दवाखाने नहीं लेके गया। जो हुआ है, ये जो केस हुआ है, जो बच्चों के साथ में जो भी ये चीज हुई है, इसके बारे में पूरी जांच होनी चाहिए। और ये जो बच्चा है उसको लेके आए सामने, पहले तो क्या है क्या नहीं है। और जो चाकू अगर स्कूल में लेके आ रहे हैं तो ये तो स्कूल वालों की गलती है ना। अगर स्कूल में जो चाकू लेके घूम रहा है और किसी को पता नहीं चले और चेकिंग नहीं हो रही है, ये तो बहुत बड़ा सवाल होता है। स्कूल बंद करने की है बस। हमारे भाई को मारा है, गलत हुआ है ना। आज किसी की भी बच्चे के साथ होगा, गलत है ना ये। 5 जने 7 जने मिलके मार रहे अकेले को, उसको गलत है ना ये। 5-6 जने थे, मारा है लड़के को। 15 साल का बच्चा है, उसके साथ ऐसा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट अस मेक एवरी चाइल्ड बोथ गुड एंड स्मार्ट। गुड मीन्स छरा मारने के लिए गुड, स्मार्ट मीन्स छरा ऊपर लेके गया। हाउ स्मार्टली ही टेकन द नाइफ एट द अपस्टेयर। मैनेजमेंट का जीरो फॉल्ट है ना यहाँ पे, मैनेजमेंट का फॉल्ट ही है ना यहाँ पे। मैनेजमेंट ने चेक किया होता तो बच्चा आज मरता नहीं है। ये पढ़ाई ऐसी कौन सी है यहाँ पे जो छरा लाने की जरूरत पड़ती है यहाँ पे? ऐसी कौन सी एजुकेशन है यहाँ पे? कुछ तो बात होगी ना सर। क्या ये अरे ये हकीकत में ये यहाँ पे जो शिक्षा किसके लिए दी जाती है? बच्चों को ज्ञान के लिए दी जाती है कि छुरा और ये लेके और बंदूक लेके आओ यहाँ पे। 8th क्लास के स्टूडेंट ने 10th क्लास के स्टूडेंट को छुरा क्यों मारा, उनके बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, यह भी क्लियर नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है कि इन दोनों बच्चों के बीच पिछले 3-4 दिन से किसी बात पर लगातार झगड़ा चल रहा था। पुलिस ने आरोपी लड़के और उसके 2 साथियों को अरेस्ट किया है। जुवेनाइल एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिस बच्चे की दुखद मौत हुई है वो सिंधी समाज का है, जबकि चाकू मारने वाला लड़का मुस्लिम है। इसलिए इस मामले में कम्युनल एंगल आ गया है, लोगों में नाराजगी है। पुलिस ज़्यादा एहतियात बरत रही है। इस मामले की जांच को अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि आरोपियों को पकड़ लिया गया है और इस मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी। खोखरा पुलिस स्टेशन विस्तार में कल जो 7 डे क्रिश्चियन स्कूल है, यहाँ पे एक इंसिडेंट बना था जिसमें क्लास 10th के एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को चाकू मार दिया था। इसमें खोखरा पुलिस ने कल कार्रवाई करते हुए अटेम्प्ट टू मर्डर की FIR दाखिल करी। और जो इसमें कायदे के संघर्ष में जो बालक था, जो अक्यूज के रूप में था, उसको पुलिस द्वारा डिटेन किया गया और JJ एक्ट के अकॉर्डिंग कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही थी। मीनवाइल नाइट में जो इंजर्ड स्टूडेंट था उसकी डेथ हो गई। तो सिंधी समाज के लोग, स्टूडेंट जो थे उसके फैमिली के लोग और यहाँ स्कूल में जो पढ़ने वाले बाकी बच्चे हैं उनके पेरेंट द्वारा यहाँ स्कूल में भीड़ एकत्र जो हुई, उसकी वजह से जो कानून व्यवस्था का प्रश्न पैदा हुआ, उसकी वजह से सफिशिएंट संख्या में फोर्स खोखरा पुलिस विस्तार में स्कूल में रखी गई है। सभी सीनियर अधिकारी स्थल के ऊपर हाजिर है। पुलिस के आने के बाद सभी मीडिया के मार्फत से हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सबको कानून व्यवस्था में सहयोग करना चाहिए। जितनी भीड़ कम होगी, पुलिस उतनी अच्छी तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा पाएगी और जितने भी लोग इसमें अक्यूज हैं उनके विरुद्ध योग्य कार्रवाई की जाए। पुलिस के साथ साथ इस मामले की जांच शिक्षा विभाग के अधिकारी भी कर रहे हैं। जिला एजुकेशन ऑफिसर रमेश चौधरी ने कहा, इस घटना में अगर स्कूल की तरफ से कोई लापरवाही पाई जाएगी तो स्कूल का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। 7th डे स्कूल खोखरा मणिनगर अहमदाबाद शहर की जो स्कूल में हादसा हुआ है, बेहद दुखी है। ऐसा ये घटना जैसे हुई कल हुई है, दोपहर को हुई है, शाम को तक हमको इन्फॉर्म नहीं थी। 5 बजे तक साला ने हमको इन्फॉर्म नहीं किया तो स्कूल को हमने शोकॉज नोटिस भी दिए और हमने खुलासा भी मांगा है। लेकिन आज ऐसी जो जैसे बच्चे की डेथ हो गई, ये सुन के हम इधर आए हैं और पूरा स्कूल का भी हम इधर कैंपस परिसर देखेंगे। पेरेंट्स को जो बच्चे के हैं उसको भी मिलेंगे, दूसरे लोगों को भी मिलेंगे, टीचर्स, प्रिंसिपल, सबको मिलकर प्राथमिक अहवाल जैसे हमको मिले कि ये घटना हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, किस तरह से हुई है, इसमें स्कूल की कोई लापरवाही है कि नहीं। अगर स्कूल की लापरवाही सामने आएगी तो हम स्कूल के सामने भी एक्शन लेंगे। स्कूल में हत्या से नाराज लोगों की ये शिकायत सही है कि कोई बच्चा स्कूल में चाकू लेकर कैसे पहुंचा। सवाल यह भी है कि घायल बच्चा आधे घंटे तक सड़क पर क्यों पड़ा रहा, कोई उसे हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गया। और तीसरी बात, क्या स्कूल मैनेजमेंट ने इस क्राइम के सबूत मिटाने की कोशिश की। अगर इन तीनों आरोपों में जरा भी सच्चाई है, स्कूल मैनेजमेंट का जरा सा भी इन्वॉल्वमेंट है,
क्राइम पर लीपापत्ती करने की कोशिश की गई है तो स्कूल के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। अमेरिका ने भारत पर 25% एडिशनल टैरिफ लगाने को लेकर एक नई बात कही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए भारत पर एडिशनल टैरिफ लगाया है। कैरोलाइन लेविट ने कहा कि भारत को तेल बेचने से रूस को काफी पैसे मिल रहे थे, जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में कर रहा था, इसीलिए ट्रंप ने भारत पर एडिशनल टैरिफ लगाया। The president has put tremendous public pressure to bring this war to. देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये युद्ध खत्म करने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन पर सार्वजनिक रूप से काफी दबाव डाला है, कई कदम उठाए हैं। जैसा कि आपने देखा है कि उन्होंने भारत पर प्रतिबंध लगाए हैं और दूसरे कदम भी उठाए हैं। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि वो ये युद्ध खत्म कराना चाहते हैं और उन्होंने अगली बैठक के लिए 1 महीने तक इंतजार करने और दूसरी बैठक करने की बात को सिरे से खारिज किया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म कराना चाहते हैं। व्हाइट हाउस के इस बयान पर अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से पूछा गया कि रूस से तेल तो चीन भी खरीद रहा है, फिर चीन पर टैरिफ क्यों नहीं लगाया गया। इस पर स्कॉट बेसेंट ने कहा कि चीन ने रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदा, लेकिन यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद भारत ने रूस से अरबों डॉलर का तेल खरीदकर अब तक कम से कम $16 बिलियन का मुनाफा कमाया है। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन पर एडिशनल टैरिफ नहीं लगाया। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाने की वजह से ही पुतिन प्रेशर में आए और बातचीत के लिए तैयार हुए। इस बीच रूस ने ऐलान कर दिया कि वो भारत को तेल खरीदने पर कुछ और डिस्काउंट दे सकता है। भारत में रूस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एवगेनी ग्रिवा ने कहा कि अभी भारत को रूस तेल खरीदने पर 5% डिस्काउंट देता है, इसे बढ़ाया भी जा सकता है। रूस ने उम्मीद जताई कि अमेरिकी प्रेशर के बावजूद भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीदता रहेगा। मैं आपको बता दूं कि विदेश मंत्री जयशंकर 3 दिन के दौरे पर इस वक्त मॉस्को में हैं। वो प्रेसिडेंट पुतिन से भी मुलाकात करेंगे और उम्मीद है कि दोनों के बीच क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर भी बात होगी। भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर अमेरिका की बातों में कंसिस्टेंसी नहीं है। पहले का टैरिफ का डर दिखाकर भारत को सीज फायर के लिए प्रेशराइज किया गया, भारत ने इस बात को गलत साबित कर दिया। फिर अमेरिका ने कहा कि भारत रूस से ऑयल खरीदता है, इसलिए 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया। तो भारत ने बताया कि रूस से तो हमसे ज्यादा ऑयल चीन खरीदता है, अमेरिका ने उसे कंसेशन क्यों दिया। आज नई बात सामने आई, 25% एडिशनल टैरिफ अमेरिका का सैंक्शन है रशियन ऑयल खरीदने को लेकर। भारत पर अमेरिका का जो भी प्रेशर है, आज रूस ने उसे गलत बताया, भारत को और डिस्काउंट देने का इरादा जताया। जहां तक भारत का सवाल है, भारत की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। भारत अपने देश के लोगों को सस्ता ऑयल प्रोवाइड कराने के लिए जहां से भी ऑयल मिलेगा वो खरीदता रहेगा, इसमें किसी का कोई प्रेशर काम नहीं आएगा। 2 दिन की भारी बारिश के बाद आज मुंबई के लोगों को थोड़ी राहत मिली है। कल रात से मुंबई और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। 2 दिन बाद आज मुंबई के स्कूल और कॉलेज फिर खुल गए। दफ्तर जाने के लिए लोग घरों से निकले। ट्रैक में भरे पानी की वजह से 15 घंटे तक रुकी हार्बर लाइन और 8 घंटे से बंद पड़ी मेन लाइन को रिस्टोर कर दिया गया। बेस्ट की बसें, मेट्रो और ऑटो टैक्सी भी आज नॉर्मल डेज की तरह चले। हालांकि आज भी मुंबई, ठाणे और दूसरे इलाकों में दिन भर बारिश होती रही। मुंबई वालों की परेशानियां कम हुई हैं, लेकिन खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। पिछले 2 दिन में मुंबई और आसपास के इलाकों में 400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मीठी नदी का वाटर लेवल बढ़ा हुआ है, समंदर में हाई टाइड है, इसलिए शहर में भरा बारिश का पानी समंदर में लौट नहीं रहा, जिसके कारण कुछ इलाकों में पानी भरा है और ट्रैफिक स्लो है। मुंबई में तो हालात धीरे धीरे सुधरने लगे, लेकिन नांदेड़, पुणे, पिंपरी, चिंचवाड़, संभाजीनगर और कोंकण रीजन में हालात अभी भी खराब बने हुए हैं। 21 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 लोग लापता हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं और मौसम विभाग ने इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसलिए महाराष्ट्र के लोगों को अगले कुछ दिन तक और सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। आज की बात में इतना ही।